मैंने कहा था ना गांव में एसी ला कर रहूंगा, चाहे जो हो जाए। बद्री, अब तेरी नाक गांव वालों के सामने ऊंची हो जाएगी। आखिर कमी क्या है मेरे घर में? एक एसी की ही तो है, वो तो होना ही चाहिए। गांव के संपूर्ण और परिपूर्ण परिवार में से एक है मेरा घर। ट्रेन में बैठा बद्री खुद से बातें कर रहा था, क्योंकि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। बेटे का रिश्ता पक्का जो करके आ रहा था, ऊपर से दहेज में एसी मिल रही है, और क्या चाहिए। गांव के किसी आदमी ने एसी देखा तक नहीं होता है, और यहाँ बद्री प्रसाद के घर में एसी लगने जा रहा है। माहौल तो कुछ अलग होगा ही। इधर बद्री प्रसाद के घर के बाहर गांव के कुछ लोग बद्री का इंतजार कर रहे होते हैं। क्या हुआ होगा? बद्री रिश्ता पक्का करने गया है? मुझे नहीं लगता रिश्ता पक्का हुआ भी होगा। अब कौन ये भला इस गांव में अपने बेटे के साथ एसी भी देगा? मुझे बोल कर गया है एसी लेकर रहूंगा दहेज में, तब जाकर रिश्ता पक्का करूंगा, वरना नहीं। आखिर मेरे बेटे की सरकारी नौकरी जो है, इतना पढ़ाया लिखाया है उसे, और दहेज में ना लूं तो बेकार है। वही तो बात है, इतनी जिद नहीं करनी चाहिए। बद्री प्रसाद ऐसी ही जिद में अड़ा रहा तो उसके बेटे की शादी होना मुश्किल है। अरे भाई, हम यहाँ बैठे खुद ही ख्याली पुलाव बना रहे, अब आने वाला होगा वो तो उसी से पूछ लेना। अरे यहाँ बैठकर उसका इंतजार करने से अच्छा है कि स्टेशन ही पहुंच जाए, उसे लेना, उसे ले भी लेंगे और वॉक भी हो जाएगी। ठीक है, चलो। चारों आदमी स्टेशन चल देते हैं और उसी प्लेटफॉर्म पर जाकर रुकते हैं जिस पर बद्री प्रसाद की ट्रेन आने वाली थी। बद्री प्रसाद अपने दोस्तों को देखकर ट्रेन से हाथ हिलाने लगता है और ट्रेन से उतरते ही खिलखिलाते हुए कहता है, रिश्ता तय करके आया हूँ, अगले महीने शादी है भाई, सब शादी की तैयारी में लग जाओ। आखिर तुम्हारे भी लड़की की शादी है। ये सब छोड़, ये बता एसी का क्या हुआ? बद्री जो कहता है वो करता है। गांव में एसी तो आकर रहेगी, एसी मिल रही है दहेज में। अरे वाह, सच में? हम लेंगे एसी का मजा। हम भी तो देखिए एसी होती कैसे है। सब वहीं स्टेशन पर नाचने गाने लगते हैं। सर्दी में गर्मी का एहसास, ठंडा ठंडा कूल कूल, मिला रे एसी, मिला रे एसी, एसी रानी की जय। सब नाचते गाते बद्री प्रसाद के घर पहुंचते हैं। अरे यहाँ क्यों खड़े हो? चलो चलो अंदर चलो, मुंह मीठा करके जाना होगा। बेटे के ससुराल की मिठाई नहीं खाओगे क्या? क्या उन्होंने मिठाई भेजी है? और नहीं तो क्या, ऐसे वैसे घर में रिश्ता थोड़ी ना किया हूँ। रिश्ता तय होने की खुशी में जबरदस्ती मिठाई पैक करके दी है समधन जी ने। ओहो समधन जी, अरे तो और क्या कहूँगा। चल अंदर, भाभी से तेरी क्लास लगवाते हैं। सभी बद्री के घर जाते हैं और खाते पीते हैं। भाभी जी जरा संभल कर, एक दिन में ही समधन जी की धुन बज रही है। ये समधन जी की नहीं, एसी की धुन है। आयो रे आयो एसी गांव में आयो रे, वारसी मन खुश हो गया, जल्दी तन भी खुश होगा भाई। सब हंसी ठिठोली करके अपने अपने घर चले जाते हैं। आग की तरह एसी की बात गांव में फैल जाती है और बच्चे बच्चे को पता चल जाता है कि बद्री प्रसाद के घर में एसी आने वाला है। एसी की राह सब ऐसे देखने लगते हैं जैसे कि भगवान धरती पर खुद उतर कर आ रहा हो। दिन बीतने लगते हैं। बद्री प्रसाद के घर में शादी की तैयारी होने लगती है। एक रोज सीता के पड़ोस की बुढ़ी अम्मा उसके घर आकर कहती है, सीता बहू कहाँ हो? हाँ अम्मा जी, कहिए ना। सुना है पोतवा के ससुराल से एसी आ रहा है। सही सुना है अम्मा, शादी में आपको 7 दिन पहले से ही रहना है, वो भी सुबह से। अम्मा जी, शादी का नियम तो आप ही बता सकती हो ना। तो ठीक है, लेकिन एसी में मैं यही रहूंगी गर्मी भर, पहले ही बता देती हूँ, वरना आऊंगी नहीं शादी में। अम्मा जी, आप ही का घर है, जब चाहे आयो और रहो। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है। बारात लेकर विकास के घर वाले गांव के कुछ लोगों के साथ पायल के घर जाते हैं। शादी अच्छे से हो जाती है और दुल्हन को लेकर सब लौट आते हैं। दुल्हन का स्वागत और उसकी मुंह दिखाई बहुत अच्छे से होती है। गांव के लोगों को बहू की मुंह दिखाई से ज्यादा उसके मायके से दहेज में आए एसी में दिलचस्पी ज्यादा होती है। सीता, एसी नजर नहीं आ रहा। बद्री प्रसाद, एसी कहीं नहीं दिख रहा है यार,
क्या हुआ, अभी तक दिया नहीं है क्या विकास के ससुर ने? विकास यार, भाभी के मायके से जो एसी आई है कहाँ है? जरा देखे तो एसी होती कैसे है? वो एसी और बाकी सामान कल पहुंचेगा। कल पायल और विकास का बहुभात है तो सबको आना है। अब आराम करने चल रहे हैं। चलो, परसों सुबह एसी पहुंच जाएगा तो सब देखने आ जाना। चल दोस्त, चलता हूँ। ठीक है भाई। बाकी सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर पायल विकास से कहती है, कुछ अजीब नहीं लग रहा है क्या आपको? क्यों नहीं तो, उस शादी में आए लोग मुझे देखने की जगह एसी ढूंढ रहे थे। दुल्हन से ज्यादा जरूरी एसी है क्या इनके लिए? अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। वो गांव में पहली बार एसी आ रहा है ना, और इन लोगों ने एसी पहले कभी देखा नहीं है। तुम तो यही रहोगी अब, तुम्हें तो कभी भी देख सकते हैं। एसी देखने का चाव अलग है। हाँ ये भी है। वैसे तुमने गांव में शादी करने के लिए हाँ क्यों कर दी? तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हें तो शहर का कोई भी लड़का मिल जाता। हाँ मिल तो जाता, लेकिन शायद मैं वहां एडजस्ट नहीं कर पाती। मुझे गांव ही पसंद है। हम जहाँ रहते हैं वो भी गांव की तरह ही है, लेकिन सबके घरों में एसी है बस, मेरे मायके को छोड़कर। क्योंकि पापा ने मेरी शादी के लिए पैसे बचा कर रखे थे, वो भी ये सोचकर कि मेरी शादी में एसी दिया जाए। चलो अब सो जाते हैं, कल फिर बहू बाद में सब आएंगे तुम्हें देखने को। पायल और विकास दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह से ही गांव की औरतें नई बहू के आने की खुशी में पायल को घेरे बैठी थी। बहुत सारे नियम करवाती है उससे। आई हुई औरतें अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगती है ताकि अगर एसी पहुंच गया हो तो उन्हें दिख जाए। करुणा से बर्दाश्त नहीं होता, वो तो सीधा पायल से पूछ ही लेती है, बहुरिया तुम्हारे मायके से आया एसी दिख नहीं रहा है? जी वो अभी तक पहुंचा नहीं है, हो सकता है रात तक पहुंच जाए। अच्छा, भारी सामान भी है, आराम से आ रहा होगा। डर भी तो है कहीं कुछ हो ना जाए। जी आंटी जी। शाम में बहू भात की जोरदार पार्टी होती है। विकास के घर के सामने ही पंडाल बांधकर सभी लोग नाचते गाते हैं और रह रहकर विकास के परिवार के हर आदमी से एसी की चर्चा करते हैं। क्या रे विकास, ऐसा कौन सा एसी भेज रहे तेरे ससुर जी जो अभी तक पहुंचा नहीं है? अरे पहुंचना ही होगा अभी। पार्टी खत्म होते ही सब चले जाएंगे, तब आराम से खोलेंगे एसी। बस तू रुक जाना। एसी का फीता कटिंग मैं ही करूंगा। अब जिगर दोस्त की शादी में इतना करने का हक तो है मेरा। अरे बिल्कुल है। उधर करुणा और रमेश भी यही बात बद्री प्रसाद और सीता से कहते हैं और वो दोनों भी उन दोनों को रुकने के लिए कह देते हैं। पार्टी खत्म होने वाली थी कि गाड़ी से एसी पहुंच जाता है। आपका सामान पहुंच गया, जल्दी से उतरवा लीजिए। जैसी गाड़ी रुकती है, पार्टी में आए लोग जो जा रहे थे वो वहीं गाड़ी को घेर कर रुक जाते हैं। अब तो एसी देखकर ही जाएंगे। वही तो, अब इतनी देर रुक गए तो थोड़ी देर और सही। विकास और उसके 2-4 दोस्त गाड़ी से एसी उतरवाते हैं। एसी कार्टन में बंद रहता है। कार्टन खुलने की बारी आती है, तभी विकास कहता है, कार्टन तो मैं ही खोलूंगा। नहीं, मैं खोलूंगा। जी नहीं, सब पीछे हो जाओ, लेडीज फर्स्ट, पहले मैं खोलूंगी। देख ली सीता, तूने मुझे वचन दिया था। हाँ तो मुझे भी बद्री ने वचन दिया था कि एसी का फीता मुझे ही कट करने देगा। तो क्या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ? मुझे तो दूल्हे ने कहा था मैं ही कार्टन खोलूंगा। हाँ कहा तो था, लेकिन मुझे क्या पता था कि पापा और माँ ने किसी और से भी कहा है। अब आप तीनों ही आपस में फैसला कर लो कौन खोलेगा कार्टन। रमेश, विकास और करुणा 10 मिनट तक आपस में बहस करते रहते हैं। तब बूढ़ी अम्मा कहती हैं, अरे क्या तुम लोग भी इतना तमाशा कर रहे हो? तीनों मिलकर खोलो कर्टन, कम से कम खुले तो हम भी खड़े हैं यहाँ देखने के लिए। हाँ ठीक है। तीनों मिलकर कार्टून खोलते हैं और उसमें से एसी बाहर निकालते हैं। उसे देखकर सबकी आंखें बड़ी बड़ी होने लगती हैं और सब एसी के साथ अपनी तस्वीर लेने लगते हैं। शानदार है भाई, कल यही तस्वीर मेरे व्हाट्सएप डीपी पर होगी। सब एक एक करके एसी के साथ तस्वीर लेते जाते हैं। विकास और उसके घर वालों को ही तस्वीर लेने का मौका नहीं मिल पाता। बद्री एसी चालू तो करो, कम से कम इसकी हवा तो खा कर जाए हम सब। ओह करो भाई। मैं तो कब से इसके चालू होने की राह देख रही हूँ। लो अम्मा अभी चालू कर देते हैं। अपने पोते के ससुराल की एसी का मजा तुम भी ले लो। विकास एसी चालू करने जाता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि एसी चालू कैसे होगा। क्या हुआ दोस्त, खड़ा क्यों है? चालू करना, हम सब इंतजार कर रहे हैं। वही तुम सब की तरह मैं भी तो पहली बार एसी देख रहा हूँ, मुझे चालू करनी आती नहीं है। तभी पायल कहती है,
लाइए, मुझे ऑन करने आता है, मैं कर देती हूँ। पायल जाकर एसी चालू करती है, लेकिन वो ऑन होने का नाम नहीं लेती। लगता है एसी में कोई गड़बड़ हो गई है, चालू नहीं हो रहा। ऐसे कैसे चालू नहीं हो रहा? कहीं खराब सामान तो नहीं भेजा समधी जी ने? मेरे पापा भला क्यों खराब एसी देंगे? वो इतनी दूर से आया है तो झटके से कुछ ढीला हो गया होगा। हाँ, ये तो सोचा ही नहीं। चलो कल किसी मिस्त्री को बुलाकर ठीक करवा लेंगे। सब वापस अपने घर मायूस होकर चले जाते हैं। इधर एसी आने की खुशी में बद्री प्रसाद के घर में किसी को नींद नहीं आती। बद्री प्रसाद रात को ही मिस्त्री को फोन कर देता है। आज तक इस गांव में किसी के पास एसी था क्या जो हम बनाने आएंगे? ये कौन सी बात हुई भाई? तुम क्या चीज के मिस्त्री हो तब? रुकिए पापा, मैं दूसरे मिस्त्री को फोन करता हूँ। विकास दूसरे मिस्त्री को फोन करता है। अच्छा, आप वही है ना जिसके घर में एसी आया है? सही पकड़े हो, लेकिन एक दिक्कत हो गई है। एसी आया तो है लेकिन उसमें कोई गड़बड़ हो गई है। आप कल आकर उसे ठीक कर दो ना। मैं क्या, इस गांव का कोई भी मिस्त्री एसी नहीं बना सकता? हमने कभी एसी देखा ही नहीं, तो बनाएंगे कैसे? एक एक करके दोनों बाप बेटे गांव के सभी मिस्त्री को फोन कर लेते हैं और सभी एसी बनाने से मना कर देते हैं। पापा अब क्या होगा? कैसे बनेगा ये? तभी तो बड़े लोग ऐसे ही नहीं कहते थे कि घोड़ा बांधना आसान है लेकिन उसे खिलाना मुश्किल है। तुम तो और अलग ही टेंशन दे रहे हो। शहर से मिस्त्री को बुला लेंगे कल ही। हाँ, करो जो करना है दोनों बाप बेटे को। जितना का बाबू नहीं उतना का झुनझुना हो जाएगा। सीता गुस्से में चली जाती है। अगले दिन बद्री प्रसाद नजदीक के शहर के लिए निकल जाता है और एक मिस्त्री को पकड़ कर ले आता है। इस एसी को बनाओ, नई की नई है लेकिन चालू नहीं हो रही है। वो चढ़ाने उतारने में गिर पड़ गया होगा, फिर गाड़ी में भी हिलते डुलते आता है ऐसी। अरे जो भी बात है देख लीजिए ना जरा। फिटिंग भी तो करवाना होगा ना इसे। किसी को बुलाया क्या फिटिंग के लिए? नहीं जी, अभी तक तो नहीं। ठीक है, मैं फिटिंग कर दूंगा, मुझे आता है। आप लोग बात करके बताइए कहाँ लगाना है, तब तक मैं इसे ठीक कर देता हूँ। मिस्त्री आधे घंटे में एसी खोलकर बना देता है। एसी कैसे बनती है ये देखने गांव के बाकी मिस्त्री बद्री के घर पहुंच जाते हैं। फिर अब आती है एसी फिट करने की बारी। बहू के मायके से आया है एसी तो उसे वहीं लगवा देना चाहिए। अगर बहू के कमरे में एसी लगवा देंगे तो कोई भी वहां नहीं जा पाएगा। यहाँ तो सब एसी की हवा खाने के लिए मरे जा रहे हैं। तो ठीक है ना पापा, हम लोग यहाँ हॉल में ही एसी लगवा लेते हैं, जब जो चाहे इस्तेमाल कर सकेगा। ये ठीक रहेगा। कम से कम बहू से तो पूछ लो, उसे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं मम्मी जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर बस लगा दो यही हॉल में एसी। मिस्त्री हॉल में एसी फिट कर देता है। अब चलाओ एसी, बहुत गर्मी लग रही है, मजे तो ले। कल से आया है, अभी तक ऐसे ही पड़ा है। बस 2 मिनट अम्मा। लो, ये हो गया एसी चालू। अगल बगल के सभी लोग बद्री के घर पहुंच जाते हैं। आज तो यहाँ टीवी देखेंगे रात को। हाँ, मई के महीने में तो भाई मैं यहीं सोने वाला हूँ। चुप करो, यहाँ हॉल में मैं रहूंगी आज से। सीता, मैंने बोल दिया था पहले ही कि अगर तू मुझे ऐसे में रहने देगी तो ही मैं शादी में आऊंगी। हाँ अम्मा जी, मैंने कहा तो था। अम्मा जी, हम सब थोड़ी देर आएंगे, अभी तो बैठने दो। टीवी लगाओ जरा, फील तो आने दो कि हम एसी में बैठे हैं। क्या हवा आ रही है, ठंडा ठंडा कूल कूल। अभी थोड़ी देर में आप लोगों को चादर ओढ़नी पड़ेगी, इतना ठंडा हो जाएगा। बद्री प्रसाद जी, मुझे मेरे पैसे दीजिए, मैं चलता हूँ। मिस्त्री अपने पैसे लेकर जैसे ही निकलता है, वोल्टेज डाउन हो जाता है। पायल कहती है, एसी बंद करो नहीं तो खराब हो जाएगा, कम वोल्टेज में ये काम नहीं करता। अचानक से वोल्टेज कैसे चला गया? ऐसा तो कभी होता नहीं है। तभी गांव का एक आदमी बजरंग आकर कहता है, बद्री प्रसाद जी, आपके घर में एसी चलने के कारण वोल्टेज चला गया। इस गर्मी में अब क्या हमें पंखे की हवा भी नहीं खाने दोगे? अच्छा, तुझे हवा खाने को नहीं मिली तो बहाने बनाने लगा। पहले कभी हमारे गांव में वोल्टेज फॉल्टेज तो गया नहीं, ये सब एसी के कारण नहीं हुआ। चलता बन यहाँ से, बड़ा आया। अम्मा जी, आप समझ नहीं रही हो। अरे मुझे मत समझा, मैंने तुझे तब से देखा है जब से तू लंगोट बांधता था। अम्मा जी, आप तो कहीं भी कुछ भी बोल देती हो। अरे तो जाना यहाँ से।
बजरंग शर्म से वहां से चला जाता है। आज अब एसी ऑन नहीं होता। अगले दिन फिर से सुबह सुबह बूढ़ी अम्मा बद्री के घर आ जाती है। अब तो वोल्टेज आ गया पायल बहू, एसी चला। अम्मा जी अभी मैं चलाने ही वाली थी और आपको बुलाने जा रही थी। एसी चालू होते ही अगल बगल के सब आदमी आ जाते हैं और बैठ जाते हैं। सब एसी का मजा लेने लगते हैं। इतने में ही ट्रांसफार्मर उड़ जाता है। लो, अब ये क्या हुआ? लगता है हमारे नसीब में एसी का हवा खाना लिखा ही ना है। सीता देख तो क्या हुआ। मम्मी जी बहुत जोरों की आवाज हुई है, लगता है ट्रांसफार्मर उड़ गया है। ये कैसे उड़ सकता है? तुम लोग रुको, मैं देख कर आता हूँ। बद्री प्रसाद, रमेश, विकास, अनीश और 2-4 और लोग ट्रांसफार्मर के पास जाते हैं जहां पहले से कुछ लोग खड़े थे। ये सब आपके कारण हो रहा है बद्री प्रसाद जी। जब से आपके घर में एसी आई है, लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है। एक एसी इतनी दिक्कत कर रही है कि पूरे गांव का लाइट चला जा रहा है। इतने घर के लाइट पंखे चल रहे हैं, वो भी नहीं। हाँ, आपकी एसी के कारण सब हो रहा है, वरना पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था। कभी वोल्टेज डाउन और आज तो ट्रांसफार्मर उड़ गया। दोनों पक्ष में बहस होने लगती है। ठीक है, ट्रांसफार्मर बनने दो, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर उसके बाद लाइन नहीं कटी तो तुम देखना। ठीक है, मैं देखता हूँ। ट्रांसफार्मर बनने में पूरा 1 दिन लग जाता है। सभी का गर्मी से बुरा हाल होने लगता है। अगले दिन लाइट आती है। गर्मी से सब हाय हाय करने लगते हैं। एसी का सुख भोग ही नहीं पा रहे। पता नहीं किस घड़ी में एसी आई है। लाइट आते ही सब अब एसी ऑन करके उसमें बैठ जाते हैं। एसी चलते हुए अभी आधा घंटा भी नहीं होता कि लाइन कट जाती है। लो, हो गया। एक सीरियल भी ठीक से नहीं देख पाए। अम्मा जी अभी थोड़ी देर तक ये हॉल ठंडा ही रहेगा। फिर पूरे दिन लाइट नहीं आती, सीधे रात को आती है। लाइट आते ही अगल बगल के कुछ लोग तकिया लेकर बद्री प्रसाद के घर आ जाते हैं और कहते हैं, आज तो हम यहीं सोएंगे भाई। हाँ, बिल्कुल आप ही का घर है। जब मर्जी तब एसी का लुत्फ उठाइए। बद्री प्रसाद एसी ऑन करता है। सब सो जाते हैं। फिर आधे घंटे बाद ट्रांसफार्मर उड़ जाता है। ये क्या हुआ? फिर से उड़ गया? ये एसी जब से आया है लाइट की दिक्कत हो रही है, इसे वापस भिजवा दीजिए जी। अरे चुप रहो तुम। इतने में ही बजरंगी अपने कुछ दोस्तों को लेकर वहां आता है और सब बद्री प्रसाद के घर के सामने हंगामा करने लगते हैं। अब क्या कहोगे? तुम्हारे एसी ने जीना आराम कर दिया है, हटवाओ इसे यहाँ से। अरे चल जा यहाँ से। बद्री के साथ आए बाकी लोग बद्री को बिजली ऑफिस ले जाते हैं, जहां उसे बिजली विभाग वाले आदमी कहते हैं, यहाँ का ट्रांसफार्मर एसी का लोड नहीं ले सकता। आप एसी हटाएंगे तभी हम ट्रांसफार्मर ठीक करेंगे, वरना नहीं। बार बार रोज हम भी कितनी मेहनत करेंगे। ठीक है सर। बद्री प्रसाद एसी को वापस खुलवाकर पायल के मायके भिजवा देता है और गांव में बिजली की समस्या फिर से ठीक हो जाती है। आज कुंती के घर में काफी साज सजावट थी। पूरा घर चहक रहा था। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। और उसके घर में खुशी होती भी क्यों नहीं, आखिर कुंती की छोटी बहू सपना को लड़की जो हुई थी। कुंती अपने हाथों में पूजा की थाल लिए दरवाजे पर अपनी बहू का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी बड़ी बहू कविता अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी मैंने अभी देवर जी को फोन किया था, उन्हें आने में 1 घंटा लगेगा और 1 घंटे पहले से ही आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? मेरी मानिए आप फिलहाल के लिए आराम कर लीजिए, खामखा आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अपनी बड़ी बहू की बात सुनकर कुंती अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए हॉल के सोफे में बैठ जाती है। अगले 1 घंटे बाद कुंती का बेटा अविनाश अपनी पत्नी सपना के साथ घर आता है। अपने बेटे बहू को देखकर कुंती भागते हुए अपनी बहू के पास जाती है और उसको दरवाजे पर ही रुकने के लिए कहती है, जिसके बाद वो पूजा की थाल लेकर आती है और अपनी पोती की आरती उतारती है। तभी वहां कविता भी आती है और सपना की बेटी को अपनी गोद में ले लेती है। कितनी सुंदर है, बिल्कुल अपनी बड़ी माँ पर गई है माँ जी। इसकी नाक तो देखो कितनी सुंदर लग रही है ना। अरे चुप कर, अपनी बड़ी माँ पर नहीं बल्कि अपनी दादी पर गई है। और इसकी नाक नहीं बल्कि आंखें अच्छी लग रही है, देख तो जरा कितनी बड़ी बड़ी है। कविता और कुंती दोनों सपना की बेटी को ढेर सारा प्यार दे रहे थे। तभी वहां कविता का बेटा मोहित आता है और उस छोटे बच्चे का चेहरा देखकर कहता है, ये किसी पर नहीं गई बल्कि ये तो अपने भाई पर गई है। बिल्कुल गोरी चिट्टी है, देखो इसकी शक्ल मुझसे मैच हो रही है ना। घर में सब उस बच्ची को गोद में लिए खिला रहे थे और आपस में बात कर रहे थे कि बच्ची गई किस पर है। पूरे घर में खुशियां फैली हुई थी, लेकिन कौन जानता था
कि इस घर की खुशियों को बहुत जल्द किसी की नज़र लगने वाली है। कुछ देर बाद सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। समय यूं ही गुजरता है, लेकिन सपना को बच्चा संभालना नहीं आ रहा था। ऐसे ही एक दिन सपना की बेटी बिस्तर पर पड़े रो रही थी और सपना बाथरूम में कुछ काम कर रही थी। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर कविता सपना के कमरे में आती है और तुरंत बच्चे को गोद में उठा लेती है। सपना, सपना कहाँ हो तुम? अरे देखो रूहाना कितने रो रही है। नो 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 नो, क्या हुआ? अल्लाह, दीदी मैं बाथरूम में कुछ काम कर रही हूँ, प्लीज आप रूहाना को संभाल लीजिए ना, मैं अभी बाहर नहीं आ सकती। सपना की बात सुनकर कविता रूहाना को अपनी गोद में लिए बाहर हॉल में जाती है और उसको चुप करवाती है। कुछ देर बाद वो उसको दूध भी पिला देती है। दूध पीने के बाद रूहाना शांति से सो जाती है। तभी उसकी दादी यानी कि कुंती वहाँ आती है और कविता का रूहाना के प्रति प्यार देखकर उसे कहती है, बहू तू रूहाना से कितना प्यार करती है। कभी कभी तो तुझे देखकर ऐसा लगता है कि सपना नहीं बल्कि तू ही इसकी माँ है। माँ जी, मैं भी तो इसकी माँ हूँ ही। भले ही मैंने रूहाना को खुद की गोद से जन्म नहीं दिया, लेकिन है तो ये भी मेरी बेटी है ना, और मैं इसकी बड़ी माँ। कविता ये बात बोल रही थी, तभी सपना वहाँ आ जाती है और कविता की बात का जवाब देते हुए कहती है, दीदी बिल्कुल सही कह रही है, मेरी रूहाना सिर्फ मेरी थोड़ी ना है, बल्कि ये हम दोनों की बेटी है। रूहाना पर जितना हक मेरा है उतना ही दीदी का भी है, ठीक उसी तरह से जिस तरह मोहित दीदी का और मेरा बेटा है। ज़रूर मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य का काम किया होगा जो मुझे ऐसा घर, परिवार और बहू मिली। तुम दोनों ना हमेशा ऐसे ही एक साथ रहना ताकि मेरे घर की शांति बरकरार रहे। अपने घर में अपनी दोनों बहुओं का इस तरह प्यार देखकर कुंती को बहुत अच्छा लगता है। उसे अब किसी भी बात की फिक्र नहीं थी। कुंती सुकून की जिंदगी जी रही थी, क्योंकि कुंती के घर में और घरों की तरह लड़ाइयाँ नहीं होती थी। ऐसे ही एक दिन सपना रूहाना को दूध पिलाकर बेड पर लिटा देती है, लेकिन तभी रूहाना उल्टी कर देती है। ये देखकर सपना बेहद डर जाती है और रोते हुए अपनी सास और जिठानी को आवाज़ लगाती है, दीदी, माँ जी, जल्दी से देखिए ना रूहाना को क्या हो गया। अभी तक तो सब ठीक था, लेकिन अभी अचानक से इसकी तबीयत खराब हो गई। सपना की ऐसी बात सुनकर कुंती और कविता दोनों ही भागते हुए सपना के कमरे में जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि रूहाना ने उल्टी कर रखी है। ये देखकर सपना की जिठानी कविता कहती है, सपना, अभी तुमने रूहाना को दूध पिलाया था? हाँ दीदी, मैंने इसको दूध पिलाया और उसको बेड पर लिटा दिया क्योंकि वो सो गई थी। पर देखिए ना, दूध पिलाकर जैसे ही मैंने इसे बेड पर सुलाया, इसने कितनी उल्टी कर दी। मुझे तो डर लग रहा है, इसकी तबीयत तो ठीक है ना? सपना, जब बच्चे को दूध पिलाते हैं तो उसको डकार दिलवाई जाती है। भले ही बच्चा सो रहा हो, लेकिन फिर भी उसे डकार दिलवाना बहुत ज़रूरी होता है। और तुमने रूहाना को डकार नहीं दिलवाई, इसलिए रूहाना ने पिया हुआ दूध उगल दिया। आगे से रूहाना को दूध पिलाने के बाद डकार ज़रूर दिलवाना। कविता बहू, तो कब तक छोटी बहू को ऐसे सिखाती रहेगी? अरे अब वो एक बच्चे की माँ है, उसे अपना बच्चा संभालना खुद सीखना होगा। बहू, बच्चे पर थोड़ा ध्यान दे और इतनी जल्दी डरा मत कर, घर में सब है। माँ जी, आप क्यों इतना सोच रही हैं? अभी सपना को पहली बेटी हुई है, इसलिए उसे पता नहीं है कि बच्चों की देखरेख कैसे करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब सीख जाएगी। आप भूल गई, जब मोहित हुआ था मैं भी इसी की तरह थी, बिल्कुल डफर, पर आप थी ना मेरे साथ। इस तरह से हम दोनों अब सपना के साथ हैं। अरे वो तो है बड़ी बहू, पर तू ना शुरू से ही सपना बहू से ज़्यादा समझदार रही है। खैर, एक बार तू छोटी बहू को दिखा दे बच्चे को कैसे डकार दिलवाया जाता है, ताकि ये आगे से ऐसी गलती ना करे। इतना बोलकर कविता रूहाना को उठाती है और उसको डकार दिलवा देती है। अब इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और रूहाना अपने पैरों पर चलना सीखने लगती है। दीदी, आप रूहाना पर ध्यान देती रहना। कल भी जब ये चलने की कोशिश कर रही थी ना, तो गिर गई थी, बहुत ज़्यादा चोट लगी है इसे। अगर ये आज भी चलने की कोशिश करेगी तो आप इसे पकड़ कर ही चलवाना। हाँ सपना, तुम कितनी डरती हो। अगर हमारी रूहाना अभी नहीं चलेगी तो फिर कब चलेगी? और बच्चा चलते समय तो गिरेगा ही ना। जब तक वो गिरेगा नहीं, वो चलना कैसे सीखेगा? इसलिए अपने मन से ये डर हटा दो कि तुम्हारे बच्चे को चोट लग रही है। अरे चोट लगने से बच्चा मजबूत होता है। आज चोट लगेगी तभी तो कल अपने पैरों पर चल पाएगा। पर अगर तुम इसे चलने ही नहीं दोगी तो ये चलेगी कैसे?
आप सही कह रही है दीदी, शायद मैं ही अपनी बच्ची को लेकर थोड़ा ज़्यादा सोच रही हूँ। समय का पहिया यूं ही चलता है और देखते ही देखते पूरे 10 साल गुजर जाते हैं। इन 10 साल में सपना ने अपनी बेटी को नहीं बल्कि कविता ने रूहाना को पाल पोस कर बड़ा किया था। 10 साल हो चुके थे, लेकिन अब तक सपना अपनी बेटी को ना तो संभाल पा रही थी और ना ही उसके स्कूल जा पा रही थी। ऐसे ही एक दिन रूहाना अपने स्कूल से घर आती है। आज उसका चेहरा काफ़ी उतरा हुआ था। ये देखकर कविता उसके पास जाती है और पूछती है, रूहाना क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? बड़ी मम्मी, मैं पढ़ने में कमज़ोर हूँ क्या? अरे नहीं तो, किसने कहा तुमसे ऐसा कि तुम पढ़ने में कमज़ोर हो? अरे तुम तो हमारे घर में सबसे तेज़ हो। मुझे तो लगता है तुम अपने स्कूल में भी सबसे तेज़ होगी। आपको लगता है? आपको पता है बड़ी मम्मी, आज टीचर ने एक सवाल किया और मैं उसका जवाब नहीं दे पाई। अरे तो क्या हुआ मेरी बच्ची, हो जाता है कभी कभी ऐसा। पर टीचर ने कहा मैं कमज़ोर हो रही हूँ और मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे डर लग रहा है कहीं मैं मम्मी पापा का सपना पूरा नहीं कर पाई तो, अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाई तो, क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना है। रूहाना ये बात बोल ही रही थी तभी वहाँ सपना आती है और रूहाना की बात का जवाब देते हुए कहती है, रूहाना अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करूँगी। मैं तुम्हारे और ट्यूशन लगवा दूँगी, लेकिन मैं अपनी बच्ची को कमज़ोर नहीं होने दूँगी। तुम चिंता मत करो बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है और देखना तुम ना बड़ी होकर डॉक्टर ही बनोगी। लेकिन सपना, रूहाना की बात पूरी तो होने दो, वो कहना क्या चाहती है? क्या दीदी, क्या बोलेगी वो? इसको तो बड़े होकर डॉक्टर बनना है और अगर अभी से पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगी तो कैसे चलेगा। इसलिए रूहाना, आज से तुम्हारा पार्क जाना बंद और उस पार्क जाने के समय तुम पढ़ाई करोगी बस, ताकि आगे चलकर तुम्हारी टीचर तुम्हें दोबारा कमज़ोर ना कह सके और तुम ना डॉक्टर बनकर सबको दिखा सको कि तुम कमज़ोर नहीं हो बल्कि कमज़ोरों का इलाज करने वाली हो। सपना ये बात बोल ही रही थी तभी कुंती वहाँ आती है और बीच में बोल पड़ती है, बहु बुरा मत मानना, लेकिन बच्चों को ना हर समय पढ़ाई नहीं करवानी चाहिए। बच्चों का मानसिक संतुलन बनाने के लिए हर चीज़ का बैलेंस होता है। अगर बच्चा 1 घंटा पढ़ाई कर रहा है तो बच्चे को 1 घंटे खेलने भी देना चाहिए। इसीलिए बच्चों को हर वक्त पढ़ाई के बीच में मत डालो। हाँ सपना, और रूहाना पर ना डॉक्टर बनने का इतना प्रेशर मत डालो, क्या पता वो कुछ और बनना चाहती हो, इसलिए तुम उसे फ्री माइंड से पढ़ने दो। बच्चे पर इतना प्रेशर सही नहीं है। माँ जी, दीदी एक बात बताइए, अगर बच्चा खुद की पढ़ाई पर फोकस नहीं करेगा तो वो आगे जाकर अपना गोल कैसे सेट करेगा? और वैसे भी बच्चा बचपन से ही अपना टारगेट सेट करके रखेगा तभी तो वो आगे कुछ कर पाएगा। रूहाना, चलो मेरे साथ, आज से मैं तुम्हारा नया टाइम टेबल बनाऊंगी, समझी? इतना बोलकर सपना रूहाना को खींचकर कमरे में ले जाती है और उसे डांटने लगती है। ये सब कुछ कुंती और कविता अपने कानों और आंखों से देख सुन रहे थे। उन्हें सपना का ये बर्ताव बहुत बुरा लगता है। अब इसी तरह से कुछ समय और बीत जाता है और समय बीतने के साथ साथ सपना के व्यवहार में भी बदलाव आता जाता है। ऐसे ही एक दिन सपना रूहाना के स्कूल से उसका रिजल्ट लेने जाती है, जहां वो देखती है कि इस साल उसकी बेटी फर्स्ट आने की जगह सेकंड आ गई है। अब क्या था, सपना अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाती और घर आते ही रूहाना को मारने लगती है। कितनी बार बोला है मैंने, दोस्ती यारी कम रख और पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे, पर इसे माँ की बात छोड़कर सबकी बात सुनाई देती है। ऐसे बनेगी तो डॉक्टर, ऐसे बनेगी। माँ मत मारो, मैं वादा करती हूँ अगली बार फर्स्ट ही आऊंगी। वो तो तुझे आना ही पड़ेगा, अगर नहीं आई तो तेरा खाना घूमना फिरना सब बंद। आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, पूरा दिन पढ़ाई करनी होगी तुझे। सपना जब से स्कूल से रूहाना को लेकर आई थी तब से वो हर छोटी छोटी बात पर रूहाना को पीट रही थी और अपना गुस्सा निकाल रही थी। पर ये सब कुछ अब कुंती और कविता से बर्दाश्त नहीं होता और इस बार कविता सपना का हाथ पकड़ लेती है और उसे रूहाना को मारने नहीं देती। सपना, क्या कर रही हो ये? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? सुबह से देख रही हूं मैं, तुम हर छोटी छोटी बात पर रूहाना को मारी जा रही हो। आखिर ऐसी भी क्या गलती हो गई रूहाना से? दीदी आपको पता नहीं, इस लड़की के लिए मेरे पति कितनी मेहनत कर रहे हैं और अब तो मैंने भी नौकरी करनी शुरू कर दी है ताकि हम इसे डॉक्टर बना सके, पर इसका पढ़ाई पर जरा भी ध्यान नहीं। जो लड़की सेकंड आई थी वो इस बार फर्स्ट आई है और ये जिस पर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ये सेकंड आकर बैठी है और इसे जरा भी अफसोस नहीं हो रहा।
सपना, अब मैं तुमसे क्या ही कहूँ। मैं बस इतना ही कहूँगी कि मारना किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। तुम फिक्र मत करो, मैं रूहाना की पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। बस उसे इस तरह से पीटो मत, वो अभी बच्ची है। कविता की बात सुनकर सपना वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है और कविता रूहाना को चुप कराती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। सपना अपनी नौकरी के चलते रूहाना पर ज़रा भी ध्यान नहीं दे पाती, जिस वजह से रूहाना की पढ़ाई से लेकर उसकी परवरिश तक सब कुछ कविता ही करती है। अब देखते ही देखते रूहाना बड़ी हो जाती है और वो 12वीं पास कर लेती है। मेरी बच्ची, तूने 12वीं पास कर ली है और अब तू बच्ची भी नहीं रही। जानती है ना तुझे क्या बनना है? हाँ माँ, पर माँ अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाई और कुछ और बन गई तो? अब बोल दिया तो बोल दिया, आगे फिर कभी ऐसा बोला ना तो तेरी टांग तोड़ दूंगी। तुझ पर मैंने इतनी मेहनत इसलिए नहीं करी कि तू कुछ भी बन जाए, और अपने बड़े भाई जैसे तो बनने की सोचना भी मत। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी गली गली जाकर गाना गाए, इसलिए तुझे कुछ नहीं सोचना, हमने सब सोच रखा है। बस तुझे वही करना है जैसा मैं कहती हूँ। रूहाना के ऊपर उसके माता पिता का इतना ज़्यादा प्रेशर था कि वो कभी अपनी माँ से अपने दिल की बात भी नहीं कह पाती और घुट घुट कर जिंदगी जीने लगती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, पर रूहाना का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में नहीं हो पाता और जब इस बारे में सपना को पता चलता है तो उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या तेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पा रहा? इसीलिए कहती थी कि शुरू से पढ़ाई पर ध्यान दे, पर तुझे अपनी माँ की सुननी कहाँ है? ये सब कुछ उस मोहित की संगति में रहकर हुआ है। कितनी बार बोला था मैंने तुझे, अपने भाई से दूर रह, वो आवारा है, तुझे आवारा नहीं बनना, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर। माँ बस भी करो, मैं परेशान हो गई हूँ अब आपसे, और वैसे भी ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। क्या हुआ अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर नहीं कर पाई तो? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं सेकेंड अटेम्प्ट कर लूँ। बेटा, जब पहली बार में पास नहीं हो पाता ना, फिर वो कुछ भी नहीं कर पाता। मैं देख रही हूँ आजकल तू मुझसे बहुत बदतमीजी कर रही है। सच सच बता, ये जुबान चलाना तूने कहाँ से सीखा है? मोहित से ना? क्योंकि मैंने उसे ही देखा है जेठानी जी और माँ जी से बदतमीजी करते हुए। सुहाना का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता और इस बात का गुस्सा अब सपना अपनी बेटी के साथ साथ मोहित के ऊपर भी निकालने लगती है। ये सब कुछ मोहित अपने कानों से सुन लेता है, पर अपनी चाची से कुछ नहीं कहता और अपना गिटार लेकर अंदर चला जाता है। पर आज कविता सपना की बातें बर्दाश्त नहीं कर पाती और आखिरकार बोल पड़ती है। बस करो सपना, मैं नहीं जानती आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हुई है जो तुमने अपने मन में मेरे लिए इतना जहर भर लिया। पर मेरी भी तुम एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं अपने बारे में कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर अपने बेटे के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगी मैं। अरे गलत क्या बोला है मैंने? आप तो घर में पड़ी रहती है, आपको बाहर की दुनियादारी के बारे में क्या ही समझ होगी। और रहा सवाल आपकी बेटी का, तो मैंने इसकी कई वीडियो देखी है। सभी में कॉलेज के बाहर गिटार लेकर दोस्तों के साथ गाने गा रहा होता है, तो कभी गली के नुक्कड़ पर। अब गली गली घूमकर गाना गाने वाले को क्या कहूँ मैं? और आप चाहती हैं कि मेरी बेटी भी आपकी बेटी की तरह बन जाए? कविता सपना को जवाब देना चाहती थी, पर वो रूहाना का उतरा चेहरा देखकर कुछ नहीं कहती और अपना गुस्सा दबाकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि कविता नहीं चाहती थी कि बात और भी ज़्यादा बढ़े। पर सपना ने तो आज अपनी हद पार कर दी थी। क्योंकि कविता कुछ नहीं कहती, इसलिए सपना उसकी चुप्पी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करने लगती है। देखा कैसे तेरी बड़ी मम्मी चुपचाप यहाँ से चली गई, क्योंकि उन्हें भी मालूम है उनका बेटा लायक नहीं है। एक तेरी ही मोटी बुद्धि में ना ये बात नहीं घुस रही। और अब मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर मैंने अब तुझे कभी मोहित के साथ देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पता नहीं रोड रोड पर जाकर गाने वाला मोहित अपने आप को कौन सा सुपरस्टार समझता है, और उसकी माँ का घमंड देखो। कविता चुपचाप रहती है, पर सपना तो चुप ही नहीं होती और उसकी फालतू की बातें सुनकर अब कुंती भी शांत नहीं बैठती और आखिरकार वो सपना को आज सबक सिखाने का फैसला लेती है और सपना के सभी सवालों का जवाब देती है। बस कर छोटी बहू, बहुत बोल लिया तूने और बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने। बड़ी बहू ने कुछ इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो नहीं चाहती कि घर की शांति भंग हो या रूहाना और भी ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि तो खुद ही अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली है। हमारी रूहाना तो वकील बनना चाहती है, पर तेरी जिद उसे डॉक्टर बनने पर मजबूर कर रही है। अरे कभी अपने बेटी के दिल की भी सुन लिया कर। और रही मोहित की बात, तो मेरा पोता कोई गली का सिंगर नहीं है जो उसे इस तरह की बातें सुना रही है।
अरे वो तो एक बहुत बड़ा सिंगर बनने वाला है, और हर सिंगर की जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव तो आते रहते। बहुत जल्द मेरा पोता बॉलीवुड के लिए गाना गाएगा। माँ जी, मैं दिन रात एक कर दूंगी, पर उससे तो डॉक्टर बना कर रहूंगी। वकील में कुछ नहीं रखा, और ये सब आपको भी जल्दी ही समझ में आ जाएगा, और मेरी परवरिश उसे इस मुकाम तक पहुंचा कर रहेगी। परवरिश? आखिर तू किस परवरिश की बात कर रही है सपना? परवरिश तो दूर की बात है, तूने कभी अपनी बेटी की परवाह भी नहीं की। तूने उसे सिर्फ तनाव दिया है। तेरी जेठानी ने उसे पाला है, उसकी परवरिश की है। आज तेरी बेटी इस मकाम तक तेरी जेठानी की वजह से पहुंची है। बचपन से ही रूहाना की देखरेख कविता बहू ने की है। आज घर का माहौल इतना ज़्यादा बिगड़ चुका था कि ये सब रूहाना झेल नहीं पाती, और वहीं पर चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब डॉक्टर घर आते हैं तो डॉक्टर सपना को उसकी मानसिक स्थिति के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर सपना को अपनी गलती का एहसास होता है, और वो रूहाना के ऊपर से सारी पाबंदी हटा देती है। जिसके बाद रूहाना अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीती है और एक बहुत बड़ी लॉयर बन जाती है।